तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफ्रीकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का लेसन 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। ओके, हम केवल जनरल अवेयरनेस के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि हल्के हल्के छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनमें केवल एक ओवरव्यू लेसन का हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे बोलते हैं? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसी वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदले, ठीक है, तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में परिमाण के साथ पुनरावृत्ति हो। ठीक है, परिमाण व दिशा समय के साथ बदले। देखिए इसका ग्राफ बना हुआ है, परिमाण और दिशा समय के साथ इसका बदल रहा है। इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो रही चीजें कि जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदले और निश्चित समय के पश्चात इसी दिशा में परिमाण के साथ पुनरावृत्ति हो। ठीक है, उसी दिशा में परिमाण के साथ पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे आई, फिर से इसमें ऐसे पुनरावृत्ति होती, ऐसे ही करके पूरी साइकिल के रूप में चलता रहेगा इसी तरह से। ठीक है, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ जो है बदलते रहे, समय के साथ परिवर्तित होते रहे, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और उसी दिशा में परिमाण के साथ फिर से पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं। और इसमें V0 इसका शिखर मान है वोल्टेज का, या अधिकतम मान है। प्रत्यावर्ती धारा क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगी। ये देखिए लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपको समझ में आ गया। अब इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस है, उनको क्लियर कर लेते हैं। महत्तम मान तथा शिखर मान अथवा आयाम प्रत्यावर्ती धारा के क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। आयाम मतलब उसका शिखर मान, जब वो ऐसे करके चल रहा है तो वो शिखरतम जगह, वो महत्तम जगह जहां पर वो धारा पहुंची है, उसे उस प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम या शिखर मान कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आवर्तकाल क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा जो अपना चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? जितना समय लगता है उसी को प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। थोड़ा सा स्लिप हो गया था कि प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, जैसे प्रत्यावर्ती कोई धारा चल रही है, अपना पूरा एक चक्कर पूरा करेगी, उसमें जो टाइम लगेगा उसे आवर्तकाल कहेंगे। और उस स्थिति में जितनी उसकी अधिकतम धारा होगी, जो महत्तम मान होगा धारा का, वो उसका आयाम कहलाएगा। जो टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में उसे आवर्तकाल कहेंगे। आयाम को I0 से शो करते हैं, I0 से शो करते हैं। ठीक है, और आवर्तकाल को T से शो करते हैं। इसके बाद आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितना चक्कर लगाया जाता है वो आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का अपोजिट होती है। F = 1/T, और T को हमने 2π/ω लिखा था, तो इसका ω/2π हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति क्या थी? आवृत्ति एक सेकंड में लगाया चक्रों की संख्या, आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय। समझ गए? आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय, आवृत्ति एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। ठीक, और महत्तम मान अथवा धारा का आयाम एक चक्कर जो पूरा लगा उसमें जो प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान था उस मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहेंगे। बस ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे हमको देखने थे यहाँ पे। उसके बाद चोक कुंडली देख लेते हैं। चोक कुंडली क्या होता है? ठीक है, दिष्ट धारा परिपथ में, दिष्ट धारा परिपथ क्या होता है? डीसी ना। तो चोक कुंडली दिष्ट धारा परिपथ में धारा के मान को कम कर देने पर, धारा के मान को कम करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। ये देखिए पढ़ते रहिए आप साथ में। दिष्ट धारा परिपथ में धारा के मान को कम करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। इसमें IR² विद्युत ऊर्जा प्रति सेकंड ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। देखो, धारा के मान को कम करने के लिए हम किस चीज का भी प्रयोग करते हैं? ट्रेडिशनल रूप से पहले क्या, धारा नियंत्रक का। तो धारा नियंत्रक में क्या होती है? ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ये हमारी हानि हो जाती है। तो इसी के एक अल्टरनेटिव के तौर पे, इसी के रिप्लेस करने के लिए हम एक चोक कुंडली लेके आए हैं। ठीक है, डीसी करंट में हम क्या करते हैं? धारा को कम करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए हम धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। धारा नियंत्रक में ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा की हानि हो जाती है, विद्युत ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हम चोक कुंडली का प्रयोग कर लें। इसमें धारा की प्रबलता को कम करने की ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा की क्षय नगण्य होता है। ठीक है, धारा नियंत्रक का अगर प्रयोग करेंगे धारा कम करने के लिए तो विद्युत ऊर्जा का क्षय हो जाएगा ऊष्मा के रूप में, लेकिन
अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करने के लिए हम चुंबक कुंडली का प्रयोग करते हैं तो वैद्युत ऊर्जा का क्षय नगण्य होगा, बहुत कम होगा वैद्युत धारा का क्षय। तो हम इसीलिए एक चुंबक कुंडली हमारे पास अच्छा अल्टरनेटिव है, हम धारा नियंत्रक की जगह पे इसका प्रयोग करें और इससे हमारे वैद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम होगा। तो चुंबक कुंडली आप समझिए, चुंबक कुंडली का काम क्या है? धारा को कम करना, धारा को नियंत्रित करना, ठीक। और धारा नियंत्रक क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि धारा नियंत्रक में उस वैद्युत ऊर्जा की हानि हो रही है, ठीक है। बार बार मैं वही बात बोलता हूँ जिससे कि आपको हियरिंग इम्पैक्ट से याद हो जाए, ये याद करने के समय ना ये सब चीजें वीडियोस से याद हो जाए तो अच्छा है, फिर आप खुद लिख के देख लें। नोट्स वोट्स का इतना वो नहीं रहता है ना, आपको समझ में आ गया तो खुद ही नोट्स बना लेंगे। चोक कुंडली की संरचना कैसी होती है, हम अभी आपको गूगल पे भी दिखा देंगे चोक कुंडली कैसी होती है। चोक कुंडली की संरचना, यह एक नगण्य प्रतिरोध व उच्च प्रेरकत्व की कुंडली है, ठीक। बहुत जल्दी प्रेरक इसमें हो जाता है, प्रतिरोध इसमें बहुत जीरो शून्य के बराबर होता है, नगण्य प्रतिरोध होता है। देखिए आप, सॉरी इधर देखिए जो आपको दिख रहा है ना फोटो में चोक कुंडली, यह तांबे के मोटे वैद्युत रोधी तार के अनेक पेड़ों को पतली लौह क्रोड के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। एक लौह क्रोड है, उसके ऊपर तांबे के मोटे तारों को लपेट लिया खूब, और एक चोक कुंडली ऐसे कुछ आकार दे दिया, ठीक है। तो ऐसे करके बनाई जाती है चोक कुंडली। इसमें प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लगभग शून्य होता है, और फेरों की संख्या ज्यादा होती है, तभी लो क्रोड के कारण इसका प्रेरकत्व ऊंचा हो जाता है। देखो प्रेरकत्व बढ़ाना है तो हम फेरों की संख्या जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा प्रेरकत्व उसका बढ़ जाएगा, यही बात ऊपर तो दी हुई है। प्रेरकत्व ज्यादा है इसका क्योंकि इसमें क्योंकि हमने फेरों की संख्या ज्यादा रखी हुई है, लेकिन इसका प्रतिरोध नगण्य रखा है, बहुत कम रखा है प्रतिरोध इसका। ठीक है, तो इस तरह का चोक कुंडली होती है। चोक कॉइल हम ऐसे गूगल पे चेक करना चाहे, सॉरी इधर नहीं। चोक कॉइल अगर गूगल पे सर्च कर लें इसे हम, नहीं दिख रहा है आपको? अभी दिखेगा। चोक कॉइल अगर हम आपको इसलिए गूगल पे सर्च करके दिखा देते हैं इसी के बाद आपके दिमाग में बैठ जाए, आप पीछे जो फोटो देखते रहेंगे ना तो आपको समझ में आती रहेंगी चीजें। आ गया चोक कॉइल की फोटोज, ठीक है। चक खोल गया है, लॉक रोड पे तांबे के तारों को लपेट दिया, ये देखिए ऐसी होती है चोक कुंडली, ये दिख रही है, ये देखिए तांबे के तारों को लपेट कर बनाई गई है ये ये दिखा ये, ठीक है। इसके अलावा ये वाली एक देख लीजिए, ये चोक कुंडली है। आप असली फोटोज देख लें तो आपको समझ में आएगी चोक कुंडली होती कैसी है। ये हमने जो बनाया था अभी आपको, हम जो डायग्राम दिखा रहे थे वो इस टाइप का कुछ था, ऐसा कुछ था, ये इस वाले डायग्राम की तरह कुछ था ना। और ये असली डायग्राम इसके ए है, ये देखिए ये बनाया गया है, देखा। ये चोक कुंडली बहुत सारी एक साथ दिखाई है ये, तो इस तरह की होती है चोक कुंडली, ठीक है। चोक कॉइल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चोक कॉइल के बाद अब हम डिस्कस कर लें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो। डायनेमो क्या होता है? डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे, इसमें आंतरिक ऊर्जा को सबसे पहले क्या होता है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला एक आइडिया है, केवल एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो तथा दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा डायनेमो प्रयोग करते हैं। ये देखिए बात लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा डायनेमो। एसी और डीसी दोनों के डायनेमो अलग अलग होंगे, दोनों के प्रेरक विद्युत चुंबकीय जनित्र होंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, दो तरह के जनित्र होते हैं और दोनों अलग अलग तरह की धारा, एक एसी उत्पन्न करेगा तो एक दूसरी डीसी। इसकी कैसे, एक ऐसा होता है जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तब उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है। फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होता है तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न और विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी, मतलब सॉरी धारा उत्पन्न हो जाएगी। और कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कुंडली को जो घुमाएंगे उसमें जो प्रेरण उत्पन्न होगा तो घुमाने में जो कार्य किया गया वो वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा उसी कुंडली में। इसका कुछ इससे क्लियर करते हैं, ये देखिए ये एसी डायनेमो है, ठीक है, दोनों एक ही है, बस हमने स्थितियां समझाई है। देखिए ये नॉर्थ साउथ, ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है,
ए नॉर्थ और साउथ चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है। ए है, इसे हम घुमाएंगे, इसको जब हम घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, जब लगातार घुमाएंगे तो इसमें से गुजरने वाली प्लस इस तरह से ऐसे ऐसे घूमेगा, लगातार ऐसे करके पूरा घूमेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो जो पूरा घूमेगा तो इसमें इसमें निकलने वाली जो फ्लक्स रेखा है, जो फ्लक्स रेखा निकल रही होंगी, उन फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होगा। फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, ठीक है। प्रेरण के कारण जो वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इस कुंडली में संचित हो जाएगी। इसी एनर्जी का हम प्रयोग करते हैं। तो ये है वैद्युत, इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, क्षेत्र चुंबक, ये पूरा इसकी कार्यविधि सब अलग अलग करके आप भी पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित, हाँ, इसका प्रयोग क्या, ट्रांसफार्मर का सबसे पहले क्या जरूरत है। ट्रांसफार्मर आपने असलियत में भी बहुत सारे देखेंगे, हम ट्रांसफार्मर आपको दिखा दें। लोग आ रहे हैं, लाइट चली जाती है ना एरिया में तो कहते नहीं ट्रांसफार्मर फूक गया है, ट्रांसफार्मर चला गया है, ऐसे करके कहते हैं ट्रांसफार्मर, ऐसे करके ट्रांसफार्मर हम सच। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है विभव को नियंत्रित करना, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का एक अच्छा सा वो बना हुआ है, ये असली है, ये असली ट्रांसफार्मर का बना हुआ है, बाहर से ऐसा दिखता है, दिख गया ट्रांसफार्मर। लगे हुए देखे होंगे आपने सड़कों पे, आप अपनी कोचिंग क्लास घूमने जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तब आप देख, ये देखिए, ये तो आपने खूब ही देखा होगा, ये है ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ना, हमें इसलिए फोटो वगैरह को देखते रहेंगे बीच बीच में। ये है ट्रांसफार्मर जी, ये है, ठीक है, दिख गया, ये है। आप क्या कोई पुरानी चीजें या किसी भी चीज में आपने देखा होगा ऐसे लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर कैसा है ये पता लग गया। अब इसके बारे में पढ़ लें, एक इस सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के बारे में मैंने बताया था कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसमें से धारा को घटाने बढ़ाने या परिवर्तित करने पर, क्योंकि इससे विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण दूसरी कुंडली में, दूसरी जो कुंडली, एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में जो होता है धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस कारण से जो धारा उत्पन्न, उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलना, या फिर ऊंचे विभव वाली, देखिए, या तो हम प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदल लें इसके लिए, या फिर निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदल लें। इसके लिए दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे पास, एक अपचायी ट्रांसफर, उपचायी ट्रांसफर। एक का काम होता है कि निर्बल धारा को प्रबल धारा में बदलना, एक का काम होता है प्रबल धारा को निर्बल धारा में बदलना, यानी कि एक का काम होता है उच्च विभव को निम्न विभव करना, एक का काम होता है निम्न विभव को उच्च विभव करना। जो उच्च विभव को निम्न विभव में लाएगी, उच्च को निम्न विभव, स्टेप डाउन, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफर बोलेंगे। और जो निम्न विभव को उच्च विभव करेगा उसको हम स्टेप अप ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है। एरिया ना, एरिया। स्टेप डाउन ट्रांसफर दूसरे प्रकार का परिवर्तन करने वाले उपचायी ट्रांसफर कहते हैं। हाँ, एक स्टेप डाउन है और उपचायी ट्रांसफर ऐसा कुछ है, ठीक है। ये केवल एसी में काम आता है, डीसी में यूज नहीं होता एरिया सीधे से, ठीक है। आप देख सकते हैं आप, ये सब क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहें, हाँ, सिर्फ फोटो देख लेते हैं यार, ये है, ये ट्रांसफार्मर हमने बनाया हुआ, मेरे हाथ से बना फोटो है। खैर, हमने आपको असली फोटो गूगल्स पे भी दिखा दिया कि असली फोटो इसका कैसा होता है, ये अंदर का एरिया क्या रहता है। ये इसका एक कॉन्सेप्चुअल फोटो है, कैसे कॉन्सेप्ट दिखता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पतली, थोड़ी सी पतलियों के रूप में पतली पतली सी बहुत सारी लोहे की पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को आपस में मिला के रखा जाता है। आप लोग हमने दिखाया उसी तरह से लोहे की बहुत सारी पत्तियां होती हैं, पूरी एक धातु क्यों नहीं ले लेते हैं, धातु का टुकड़ा क्यों नहीं लेते, पत्तियों में क्यों रखते हैं। इसका कारण हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, क्योंकि भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा की हानि ज्यादा ना हो, उसके लिए हम पटलित क्रोड रखते हैं, इसकी पटलित क्रोड के रूप में एक एक क्रोड, दूसरी क्रोड, फिर तीसरी क्रोड, फिर चौथे, ऐसे ऐसे एक दो करके तीन करके इतना मोटा सा पतले पतले चादरों के रूप में रखते हैं। इसमें एक तरफ मोटे तार लगाते हैं तांबे के, मोटे लेकिन कम तार लगाते हैं, ठीक, और दूसरी तरफ पतले लेकिन ज्यादा तार लगाते हैं तांबे के और लपेट के इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे करके दो कुंडलियां हो गई, अन्य प्रेरण वाली जैसे दो कुंडलियां थे, ऐसे समझ लीजिए आप। एक तरफ हटा ही देते हैं आप, सॉरी, एक तरफ मोटे लेकिन कम तार, ठीक,
एक तरफ पतले लेकिन ज्यादा तार, ऐसे करके पतले लेकिन ज्यादा तार। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इसमें अगर हम ये जो जिस तरफ हमने मोटे लेकिन कम तार लगाए हैं, तांबे के लपेटे हैं इन पत्तियों के चारों ओर, उसमें अगर हम एक धारा प्रवाहित कर देंगे तो अन्योन प्रेरण के कारण इसमें भी, इधर जो जो हमने लगा रखे थे पतले लेकिन ज्यादा तार, उनमें भी धारा का फ्लो हमें दिखेगा, उनमें भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी अन्योन प्रेरण के कारण। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का एक काम होता है। तो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया आपके? असली फोटोज में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के दिखा दिए, देख रहे हैं आप, ये ट्रांसफार्मर ऐसा लगा रहता है। काम क्या होता है इसका? निम्न विभव को उच्च विभव करना, उच्च विभव को निम्न विभव करना, ये है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये है ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखें, काफी लंबी वीडियो हो गई। ओके, सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू।